बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। और आज दोस्तों हम लोग जीएस टेस्ट के टॉप 25 क्वेश्चन आंसर सीरीज को कवर करने जा रहे हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि आज के लिए आपके लिए कौन कौन से प्रश्न नए हैं और आज की इस टेस्ट सीरीज में आपको कितने नंबर मिलने वाले हैं। एक चीज़ और कहना चाहूँगा दोस्तों कि मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोगों को ये टेस्ट सीरीज पसंद नहीं आ रही, क्योंकि इसका जो व्यूज है वो काफ़ी कम जा रहा है। ठीक है, और लोग इसको कम पसंद कर रहे हैं। मुझे नहीं पता कि ऐसा क्यों है, बट मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि देखिए जो भी अच्छी चीज़ें होती हैं वो थोड़ी कड़वी होती हैं। ठीक है, और जाहिर सी बात है कि जो बहुत अच्छी चीज़ें होंगी वो थोड़ा कम लोगों को समझ में आती है। ठीक है, तो आप देखें मत देखें, लेकिन मेरा फ़र्ज है इसको बनाना, तो मैं इसको तो बनाते रहूँगा। और जो लोग लगातार देख रहे हैं वो आज नहीं तो कल उनको सफलता निश्चित मिलेगी। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन दे रहा है कि सिंधु सभ्यता से संबंधित नृत्य करती हुई महिला की मूर्ति जो मिली है, जो बनी है, वो जो महिला की मूर्ति वो किस चीज़ से बनी है? वो स्वर्ण से बनी है, या फिर पाषाण यानी पत्थर से बनी है, या कांस्य से बनी है, या फिर चांदी से बनी है? सोच समझ के बताइए। अच्छा एक बात बताइए, ये सिंधु घाटी सभ्यता से जो नृत्य करती हुई महिला की मूर्ति प्राप्त हुई है, ये प्राप्त कहाँ से हुई है? सबसे बड़ी बात तो ये है, तो याद रखिएगा दोस्तों, ये मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। कहाँ से? मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। ठीक है, और इसकी लंबाई कितनी है? तो मात्र 12 सेंटीमीटर लंबाई है इसकी। और यह मूर्ति जो है यह कांस्य की मूर्ति है। कैसी है? कांस्य की मूर्ति है। याद रहेगा आपको, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रखिएगा। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं। अगला प्रश्न है, तालीकोटा का युद्ध हुआ था, कब हुआ था और किसके किसके बीच में हुआ था? ये दोनों बातें आपको बताना है। ठीक है, तालीकोटा का युद्ध। ठीक है दोस्तों, आपको पता होगा इस युद्ध को राक्षसी तांगड़ी का युद्ध भी कहा जाता है। क्या बोला जाता है? राक्षसी तांगड़ी का युद्ध। ठीक है, राक्षसी तांगड़ी का युद्ध भी कहा जाता है तालीकोटा के युद्ध को। और यह युद्ध हुआ था 1565 ईस्वी में। ठीक है, 1565 ईस्वी में हुआ था। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आंसर नंबर 3। एक चीज़ और याद रखिएगा, ये युद्ध किसके किसके बीच में हुआ था? तो आपको पता होगा विजयनगर साम्राज्य जो था उससे टूट करके 4 साम्राज्य और बने हुए थे। कौन कौन से थे? तो साम्राज्य था बीदर, साम्राज्य था बीजापुर, याद रखिए बीदर, बीजापुर, अहमदनगर और गोलकुंडा, अहमदनगर और गोलकुंडा। ठीक है, गोलकुंडा ये 4 राज्य थे। याद रखिएगा, ये चारों ने मिलकर के अपनी संयुक्त सेना बनाई थी और हमला किया था किसके ऊपर? तो विजयनगर साम्राज्य के ऊपर। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने किया था? हरिहर बुक्का ने किया था 1336 में। याद रखिएगा। ठीक है, तो अब जाहिर सी बात है, इतनी बड़ी फौज अगर हमला करेगी, सेना हमला करेगी, तो विजयनगर की क्या होगी? पराजय होनी तो तय है। तो याद रखिए, तालीकोटा के युद्ध में विजयनगर हार गया था, क्योंकि सामने जो थे वो 4 बड़े राज्य थे, बीदर, बीजापुर, अहमदनगर और गोलकुंडा। और युद्ध कब हुआ था? 1565 ईस्वी में। ठीक है, अगला प्रश्न है, करा निम्नलिखित में से किसने बंगाल में दोहरे शासन का अंत किया? कौन था जिसने बंगाल में दोहरे शासन को समाप्त किया था? ठीक है, तो दोस्तों पहली बात तो आती है कि इसको लागू किसने किया था? ये जो दोहरा शासन था, दोहरा शासन को ही देखिए द्वैध शासन कहा जाता है। ठीक है, और द्वैध शासन को बंगाल में लागू किसने किया था? तो आपको पता होगा क्लाइव ने लागू किया था। रॉबर्ट क्लाइव जो था उसने द्वैध शासन को लागू किया था। ठीक है, और इसको समाप्त किसने किया था? तो याद रखिए, इसको समाप्त किया था वारेन हेस्टिंग ने। कितने? वारेन हेस्टिंग ने इसको समाप्त किया था। याद रहेगा आपको, बंगाल में दोहरे शासन का अंत किसने किया था? वारेन हेस्टिंग ने। और लागू किसने किया था? रॉबर्ट क्लाइव ने। ठीक है, और कार्नवालिस देरा दोस्तों ये क्या है? अस्थायी स्वशासन का जनक कहा जाता है। ठीक है, कार्नवालिस को, वेलेज़ली को। ठीक है, एक सहायक संधि इन्होंने निकाला था वेलेज़ली ने, तो याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, करा निम्नलिखित में से किसने बंगाल में, वही प्रश्न आ गया, एक मिनट। अगला देखिए, करे बंगाल के किस नाजिम ने, मतलब किस राजा ने, किस बादशाह ने मुगल दरबार को दिए जाने वाले कर में कमी की? उसका नाम बताना है। किस नाजिम ने मुगल दरबार को दिए जाने वाले कर में कमी किया था? तो उसका नाम था अलीवर्दी खां। ठीक है, आप कहाँ की बात कर रहे हैं? बंगाल की बात कर रहे हैं। तो बंगाल में सबसे पहले कौन था? अलीवर्दी खां का ही शासन था और इसने यह कमी किया था। ठीक है, ये थोड़ा सा टिपिकल प्रश्न है, तो आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न कर रहा है कि भारत में चाय के उत्पादन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? किसके बारे में दोस्तों? चाय के उत्पादन के बारे में कौन सा कथन सत्य है? सोच के बताइएगा। पहला कथन दे रहा है दोस्तों यहाँ पर कि इसे अंग्रेजों ने 19वीं शताब्दी के प्रारंभिक दशकों में शुरू किया था। ठीक है, तो चलिए ठीक है, 19वीं शताब्दी मतलब क्या हो गया दोस्तों? 1800 से लेकर के 1899 तक का समय, ये 19वीं शताब्दी होता है। ठीक है, तो यहाँ कह रहा है कि इसको उसी समय स्टार्ट किया गया। दूसरा दे रहा है इसे अमेरिकी कंपनियों ने प्रारंभ किया था। नहीं, अमेरिकी कंपनी तो नहीं है। अमेरिकी कंपनियों का आगमन कहाँ हुआ था? ठीक है, अंग्रेजों का आगमन हुआ था, तो अंग्रेजों ने ही प्रारंभ किया होगा। हालांकि जो चाय है ये पहली बार कहाँ की फसल है? तो याद रखिए चीन की फसल है। ठीक है,
चाय। आगे कह रहा है इसका उत्पादन देश में प्राचीन काल से होता है। नहीं, चाय का उत्पादन प्राचीन काल से नहीं हुआ है और इसे पुर्तगालियों ने शुरू किया था, तो सब गलत है दोस्तों। याद रखेगा, चाय को 19वीं शताब्दी के प्रारंभिक दशकों में किसने स्टार्ट किया था? अंग्रेजों ने शुरू किया था। ये यहाँ पर सत्य कथन है, राइट कथन है, ठीक है, इसको याद रखेगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे है कह रहा किसे अपना सारा जीवन पुनर्विवाह के लिए समर्पित कर दिया था, ठीक है, उस व्यक्ति का नाम आपको बताना है जिन्होंने पुनर्विवाह के लिए अपना जीवन समर्पित किया था। तो ये प्रश्न बड़ा आसान सा प्रश्न है, इसका सही उत्तर है दोस्तों पंडित ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी, ठीक है। और इनके प्रयासों से आपको पता होगा 1856 में क्या हुआ था? हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम भी पारित हुआ था, ठीक है। विधवा विवाह अधिनियम जिसको हम लोग बोलते हैं विधवा विवाह अधिनियम, वो किसके प्रयासों से पारित हुआ था? ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसको आप याद रखिएगा, ठीक है। और इसको कानूनी रूप से मान्यता दिलाने में जो सबसे बड़ा योगदान था वो ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी का था, ठीक है। और एमजी रानडे का जो यहाँ पर नाम दे रहा है, ये राजनीतिक गुरु थे किसके? गोपाल कृष्ण गोखले के, ठीक है। और बाकी प्रार्थना समाज की स्थापना में इनका बहुत बड़ा योगदान था। और यहाँ पर ब्रह्म समाज की स्थापना में सबसे बड़ा योगदान राजा राम मोहन राय का। और एनी बेसेंट जो है ये तो कॉमनवेल्थ न्यू इंडिया की संपादक थी और कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थी, ठीक है, 1917 में, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है करा 1861 में राधा स्वामी सत्संग की स्थापना किसने किया था, ठीक है, उसका नाम आपको बताना। राधा स्वामी सत्संग आपको पढ़ाया गया दोस्तों, याद रखिएगा। राधा स्वामी सत्संग की स्थापना किए थे स्वामी शिवदयाल खत्री ने। किन्होंने किया था? स्वामी शिवदयाल खत्री ने राधा स्वामी सत्संग की स्थापना किया था। सन दोस्तों जरूर याद रखिएगा 1861 में किया था, ठीक है, याद रखिएगा। और 1875 में काफी समय बाद जाके 14 वर्षों के बाद जाकर के आर्य समाज की स्थापना हुआ। ब्रह्म समाज तो 1828 में हुआ था, आर्य समाज की स्थापना हुआ दोस्तों दयानंद सरस्वती जी के द्वारा किया गया, ठीक है। तो 1861 बीच में है, याद रखिएगा, राधा स्वामी सत्संग की स्थापना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा अल्पाइन पर्वत निर्माण घटित हुआ है, ठीक है। ये अल्पाइन पर्वत जो दोस्तों ये किस समय में यह पर्वत बना हुआ है, ठीक है। घटित होने का मतलब क्या है? निर्माण घटित हुआ मतलब किस समय में, किस काल में बना है? कह रहा कैम्ब्रियन युग में बना है, पूर्व कैम्ब्रियन युग में बना है, परमियन युग में बना है, या फिर तृतीयक युग में बना है? तो दोस्तों याद रखिएगा इसका राइट आंसर होगा तृतीयक युग में बना है, ठीक है। तृतीयक को दोस्तों यहाँ पर याद रखिएगा टर्शियरी युग भी कहा जाता है। क्या बोलते हैं? टर्शियरी युग, ठीक है। याद रखिए, अगर आपके एग्जाम में हो सकता है तृतीयक युग दे दे या फिर आपके एग्जाम में टर्सरी युग भी दे सकता है। और जो भी है, जैसे आप आल्पस उठा लो, आल्पस, ठीक है, आल्पस पर्वत हो गया। आप हिमालय पर्वत भी अक्सर करके एग्जाम में पूछता है, ये भी तृतीयक युग बना हुआ है, ठीक है। आपसे एंडीज पर्वत पूछता है, ये भी तृतीयक युग में बना हुआ है। आपसे राकी पर्वत पूछता है, ठीक है, ये भी तृतीयक युग में बना हुआ है। आपसे आल्पस पर्वत पूछता है, ये भी तृतीयक युग में बना हुआ है, ठीक है। तो इन सभी पर्वत श्रेणियों को क्या बोला जाता है? अल्पाइन पर्वत बोला जाता है, अल्पाइन, ठीक है, अल्पाइन को कहा जाता है। और ये अल्पाइन पर्वत के उदाहरण भी हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा ये सभी आप एक साथ याद कर लीजिए, तृतीयक युग या टर्सरी युग में इसका निर्माण हुआ है। अगला कारण निम्न को सुमेलित कीजिए, ठीक है। चलिए कर देते हैं सुमेलित फटाफट। करा स्लेट जो है दोस्तों, करा यह आग्नेय शैल है, ठीक है, स्लेट जो है ये आग्नेय शैल है। अच्छा, दूसरा दे रहा लिग्नाइट कायंत्री शैल है। तीसरा दे रहा बॉक्साइट, ये जो अलौह खनिज है। चौथा दे रहा ग्रेनाइट एकरा अवसादी। सब उल्टा पुल्टा दिया हुआ है, आपको सही सेट करना है, ठीक है। चलिए आइए फटाफट सेट करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान से समझिएगा, जो सबसे आसान है आसान की तरफ चलते हैं। आग्नेय शैल अगर आपसे पूछो दोस्तों, आग्नेय शैल का उदाहरण इसमें कौन सा है, तो याद रखिए ग्रेनाइट जो है ये आग्नेय शैल का उदाहरण है। अगर कायंत्रित शैल का उदाहरण पूछो, कायंत्रित मतलब बदल जाना, रूप उसका चेंज हो जाना, तो बॉक्साइट जो है वो चेंज हो गया, ठीक है। बॉक्साइट जो है यहाँ कायंत्रित शैल का उदाहरण है, ठीक है, कायंत्रित शैल का। और आगे बढ़ेंगे दोस्तों, तो जो लिग्नाइट है, लिग्नाइट याद रखिए ये अवसादी शैल का उदाहरण है। और स्लेट जो है दोस्तों ये अलौह खनिज है, ठीक है। तो आप देखिएगा कूट में किस तरीके से आपका उत्तर दिया हुआ है, जैसे भी दिया रहेगा उसको आप जो है सही कर लीजिएगा, ठीक है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक मिनट दोस्तों, नहीं ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ये आप अपने हिसाब से मैच करा लीजिएगा, ठीक है। करा लवणता की मात्रा सर्वोच्च होता है, कहाँ पर लवणता की मात्रा सबसे ज़्यादा है? बाल्टिक सागर में, यहीं पर कील नहर है दोस्तों, याद रखिएगा। और कह रहा काला सागर में, लाल सागर में, मृत सागर में। तो आप सभी को इसका उत्तर पता है, मृत सागर में दोस्तों लवणता की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। देखिए कुछ सागर आपके फिक्स हैं, जैसे मृत सागर हो गया, जैसे आपका टर्की की वान झील हो गया, ठीक है, वहाँ पर लवणता की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। तो डी वाला ऑप्शन यहाँ हो जाएगा। करा इग्लू है, इग्लू का नाम
नाम आप सभी ने सुना होगा, ठीक है। इग्लू क्या होते हैं, ये जहाँ पर उत्तरी ध्रुव, जहाँ पर बहुत ज़्यादा बर्फबारी होती है, वहाँ पर बर्फ के मकान बनाकर रहते हैं, ठीक है, उनको इग्लू कहा जाता है। बर्फ के मकान को ही इग्लू कहा जाता है, ठीक है। कह रहा है पत्थर लकड़ी का सामान, पत्थर मिट्टी नहीं, झूम नहीं, बर्फ का जो महान नहीं दोस्तों, मकान होगा यहाँ पे, याद रखिएगा, मकान मतलब बर्फ का घर बना करके रहते हैं, ठीक है, उसी बर्फ के घर को। अच्छा, इस्कीमो कौन बना के रहता है दोस्तों, अगर ये पूछे तो याद रखिए, इस्कीमो लोग जो हैं ये बर्फ का घर बना कर रहते हैं, और इनके द्वारा जो बर्फ का घर बनाया जाता है उस घर को इग्लू कहा जाता है। क्या कहा जाता है, इग्लू कहा जाता है। इस्कीमो एक जनजाति है, याद रखिएगा, और ये जनजाति कहाँ मिलेगी, जहाँ भी बर्फबारी होती है, ठीक है। कह रहा है कॉकेशियन प्रजाति के लोग सबसे अधिक मिलते हैं। ये कॉकेशियन प्रजाति के लोग कहाँ मिलते हैं, कह रहा है यूरोप में, उत्तरी अमेरिका में, अफ्रीका में या फिर पूर्वी एशिया में। तो याद रखिएगा दोस्तों, कॉकेशियन प्रजाति के लोग मिलते हैं यूरोप में, ठीक है। और अफ्रीका में अगर पूछेंगे दोस्तों तो अफ्रीका में निग्रो आपने सुना होगा, ठीक है, निग्रो प्रजाति के लोग मिलते हैं। और अगर अमेरिका में पूछेंगे दोस्तों तो अमेरिका में मंगोलाइड प्रजाति के लोग मिलते हैं। देखिए अमेरिका और एशिया इन दोनों में जो है मंगोलाइड होते हैं, ठीक है, अमेरिका और एशिया इन दोनों में मंगोलाइड प्रजाति की अधिकता है, अफ्रीका में निग्रो है, यूरोप में कॉकेशियन प्रजाति की अधिकता है, ठीक है। तो याद रखिएगा, आगे बढ़ते हैं। कह रहा माउंट गाडविन ऑस्टिन, एक सेकंड, माउंट गाडविन ऑस्टिन स्थित है। ये गाडविन ऑस्टिन दोस्तों कहाँ पे स्थित है, याद रखिए, गाडविन ऑस्टिन को ही K2 कहा जाता है, ठीक है, K2 के नाम से भी जाना जाता है। और ये कहाँ पर स्थित है, देखिए आपसे लोकेशन पूछ रहा है पर्वतों के रूप में, ठीक है। कह रहा लद्दाख में जब पाई जाती है, या काराकोरम में है, या जास्कर श्रेणी में, या महान हिमालय में, ठीक है। तो आपको याद रखिएगा दोस्तों, ये गाडविन ऑस्टिन सबसे ऊंची चोटी है भारत की, और ये एक्चुअली में है काराकोरम श्रेणी में। कहाँ पर है, काराकोरम श्रेणी में है। एक चीज और याद रखिएगा दोस्तों, ये पड़ता है POK में, पाकिस्तान ऑक्युपाइड जो कश्मीर है, यह उस हिस्से में पड़ता है, ठीक है। और ये काराकोरम पर्वत की सबसे ऊंची चोटी, इसी के साथ साथ दोस्तों भारत की सबसे ऊंची चोटी भी कौन सी है, गाडविन ऑस्टिन है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। करा ब्रैडफोर्ड स्थित है। ब्रैडफोर्ड कहाँ पे स्थित है दोस्तों, स्कॉटलैंड में, ठीक है, मिडलैंड में, और अप्लेसियम प्रदेश में, या फिर यॉर्कशायर प्रदेश में। तो याद रखिएगा दोस्तों, ब्रैडफोर्ड कहाँ पर स्थित है, याद रखिए ब्रैडफोर्ड जो है ये इंग्लैंड में है। एक्चुअली में ब्रैडफोर्ड कहाँ पर है दोस्तों, ये इंग्लैंड में स्थित है, लेकिन अब इंग्लैंड में कहाँ पे है, तो इंग्लैंड में एक जगह है दोस्तों मिडलैंड, मिडलैंड नहीं है दोस्तों, मिडलैंड होता है, ठीक है, मिडलैंड, और इसको याद रखिएगा। एक्चुअली में दोस्तों ये इतना फेमस क्वेश्चन क्यों है, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। जैसे हमारे यहाँ लुधियाना है ना, लुधियाना, ठीक है, लुधियाना में क्या होता है भाई, लुधियाना में हमारे यहाँ ऊनी कपड़े तैयार किए जाते हैं। उसी तरह से इंग्लैंड में ऊनी वस्त्र उद्योग जो है वो कहाँ पर विकसित है, वो जो है वो आपके ब्रैडफोर्ड में स्थित है, ठीक है, ब्रैडफोर्ड तो इंग्लैंड में पड़ता है ब्रैडफोर्ड, ये आप याद रखिएगा, ठीक है। और ब्रैडफोर्ड जो है किस जगह में है, ठीक है, तो याद रखिए मिडलैंड्स में, कोई दिक्कत, ऐसे करके आप याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। करा निकट, साइंस के क्वेश्चन दे रहे हैं। करा निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा लेंस जो है ये प्रयोग में लाया जाता है, जो लेंस इस्तेमाल किया जाता है उसको बताना है। देखिए आपसे थोड़ा सा टिपिकल पूछ रहा है, हमेशा आपको पता होता है उत्तल अवतल, लेकिन यहाँ पर उत्तल अवतल वाला कॉन्सेप्ट ही हटा दिया, ठीक है। तो याद रखिए दोस्तों, करा वर्तुलाकार, नतोदर, उन्नतोदर, ठीक है, या इनमें से कोई नहीं। याद रखिए यहाँ पर नतोदर होता है, और नतोदर को ही अवतल बोलते हैं। तो अवतल लेंस या उन्नतोदर जो होता है दोस्तों ये उत्तल लेंस होता है, ठीक है, तो कंफ्यूज मत होइएगा। वही क्वेश्चन है, थोड़ा सा टाइप बदल दिया गया इसका, तो ये टेक्निकल हो गया। तो नतोदर यहाँ राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि अवतल लेंस का इस्तेमाल किया जाता है निकट दृष्टि दोष के लिए, और दूर दृष्टि दोष के लिए उत्तल लेंस करते हैं, दूर उत्तल, ठीक है, तो उत्तल से बन गया उन्नतोदर, तो यहाँ पर बी वाला हो जाएगा। आगे कह रहा है कि एक कार्बन माइक्रोफोन सबसे श्रेष्ठ प्रयुक्त तो होता है, कहाँ पर, कार्बन माइक्रोफोन ना, तो माइक्रोफोन कहाँ लगा होता है, डायनेमो में थोड़े लगा होगा, ठीक है, और टेलीफोन में ही लगा होता है दोस्तों माइक्रोफोन, क्योंकि बातचीत किया जाता है यहीं पे ना। तो याद रखिए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ट्रांसफार्मर में भी नहीं होगा, तो सिंपल सा क्वेश्चन है, यहाँ पर टेलीफोन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि परमाणु नाभिक के अवयव हैं, परमाणु नाभिक में कौन कौन से एलिमेंट होते हैं। तो याद होगा दोस्तों यहाँ पर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। इलेक्ट्रॉन जो होता है बाहर होता है, ठीक है, प्रोटॉन नाभिक के अंदर नहीं, इलेक्ट्रॉन बाहर होता है, और प्लस माइनस के चार्ज होते हैं उस पर। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा सी वाला। आगे कह रहा है नींबू में मुख्यतः कौन सा अम्ल होता है। थोड़ा सा आसान क्वेश्चन है, जल्दी से बताइए नींबू में कौन सा अम्ल होता है। देखिए यहाँ पर ज़्यादातर लोग एस्कॉर्बिक और साइट्रिक दो में कंफ्यूज होंगे, दो में, लेकिन यहाँ पे राइट आंसर होगा। देखिए नींबू में
खट्टे के साथ साथ थोड़ा सा साइट्रिक भी होता है, यहाँ पे याद रखिएगा साइट्रिक राइट आंसर हो जाएगा। गलती से आप एस्कॉर्बिक मत करिएगा, ठीक है, साइट्रिक राइट आंसर है, नींबू में साइट्रिक एसिड। आगे कह रहा मच्छर कॉइल में प्रयोग होने वाले पायरेथ्रिन, जो पायरेथ्रिन का इस्तेमाल किया जाता है, ये भी आपसे क्वेश्चन पूछता है कि मच्छर कॉइल में किसका इस्तेमाल किया जाता है, तो याद रखिए पायरेथ्रिन का इस्तेमाल होता है। और ये पायरेथ्रिन पाया कैसे जाता है, तो ये पाया जाता है एक बीजी पौधे से। ये पुराना क्वेश्चन है, ये मैं पहले भी आपको पढ़ा चुका हूँ, ठीक है। याद रखिए जो पायरेथ्रिन होता है ये प्राकृतिक कार्बनिक पदार्थ होता है और इसके अंदर जो है कीटनाशक क्षमता होती है, जिसकी वजह से यह इसका इस्तेमाल जो है मच्छर कॉइल में होता है, मार्टिन मैक्सो होता है ना, ये सब इन सब में इसका इस्तेमाल किया जाता है। आगे कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों में से जो सत्य कथन है उसका चयन कीजिए, ठीक है। चलिए करते हैं चयन भाई। पहला कह रहा है कि राजकोषीय घाटा बजटीय घाटे से बड़ा होता है, ठीक है। जो सही है उसका उत्तर आपको बताना है, ठीक है, सत्य कथन का। तो सोच के बताइए, कह रहा है राजकोषीय घाटा बजटी घाटे से बड़ा होता है, तो सीधी सी बात है दोस्तों, बजटी घाटा से बड़ा हमेशा राजकोषीय घाटा होता है। आप उठा करके देख लो, इकोनॉमिक्स में ये चीज़ आपको पढ़ाया भी हो, ठीक है। दूसरा कह रहा है राजकोषीय घाटे का अर्थ है सरकार द्वारा आरबीआई से उधार तथा अन्य देवताओं से अपना खर्च पूरा करना। तो बिल्कुल सही दोस्तों, राजकोषीय घाटे में सरकार यही करती है, जबकि बजटी घाटे में सरकार जो है पहले खर्च करती है, बाद में पैसे का जुगाड़ करती है। लेकिन यहाँ राजकोषीय घाटों में आरबीआई उधार लेकर और जो अन्य देवताएं हैं उनसे अपना खर्च जो है वो पूरा कर लेती थी। यहाँ पर दोनों आंसर जो है वो आपका सत्य हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। कह रहा है जब कोई कंपनी आईपीओ, ठीक है, आईपीओ को निम्नलिखित में से किस तरीके से जारी कर सकती है। आईपीओ देखिए, जब कोई नई कंपनी होती है, पहली बार मार्केट में अपना शेयर जारी करती है, तो कहा जाता है अपना आईपीओ जारी कर रही है, ठीक है, इनिशियली जो जारी कर रही है तो आईपीओ होता है। तो कह रहा है आईपीओ अगर जारी कर रही है तो कैसे जारी कर सकती है, वो आपको बताना है कौन सा कथन सही। यहाँ पर कह रहा है पहला कह रहा है कि बुक बिल्डिंग रूट करके, बुक बिल्डिंग रूट का प्रयोग करके या फिक्स्ड प्रारंभ करके, ठीक है। तो देखिए दोनों तरीके से करते हैं, हालांकि अब इसके बारे में अगर मैं डिटेल में जाऊंगा तो थोड़ा सा अंदर आपको लेके जाना पड़ेगा। तो ऐसे आप याद रखिए कि जब कोई कंपनी पहली बार मार्केट में अपना आईपीओ जारी करती है, ठीक है, तो वो क्या करती है, वो दो तरीके से जारी कर सकती है, या तो बुक बिल्डिंग रूट का इस्तेमाल करके या फिर फिक्स्ड करके इसको जारी कर सकती है। यहाँ पे दोनों आंसर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दे रहा है कि रंग राजन समिति की निर्धनता रेखा के नीचे मानदंड या मापदंड वही है, मापदंडों में शामिल है। क्या क्या शामिल किया जाता है दोस्तों, रंगराजन समिति ने जो पावर्टी लाइन के लिए बताया। देखिए निर्धनता रेखा को हम लोग क्या बोलते हैं, पावर्टी लाइन बोला जाता है, यानी क्या होता है, गरीबी रेखा से नीचे। तो कैसे माना जाएगा कि कौन गरीबी रेखा से नीचे है, ठीक है। तो देखिए इसमें पहला ऑप्शन दे रहा है कि पर्याप्त पोषण, दूसरा दे रहा है कि कपड़ा, तीसरा दे रहा है मकान का किराया, चौथा दे रहा है शिक्षा। तो इन सभी चीज़ों को दोस्तों शामिल किया जाता है। इतना ही नहीं, यहाँ पर परिवहन को भी शामिल किया जाता है, ठीक है। यानी सीधी सी बात है, एक व्यक्ति यदि उसके पास जो है रहने को, खाने को पहले खाना, पर्याप्त पोषण मीन्स क्या है, खाना, ठीक है, रहने का मकान का किराया, चाहे वो उसका खुद का हो चाहे वो किराए पर रहे, यानी रहना, खाना और पहनना यानी कपड़ा, ठीक है, और साथ ही साथ क्या, शिक्षा, परिवहन और चिकित्सा भी यहाँ शामिल है, ठीक है। ये कुल मिलाकर के 6 चीज़ें हैं जिनको देख करके चिन्हित किया जाता है। यानी कोई व्यक्ति इन 3 मानदंडों को पूरा नहीं कर पाता है तब वो माना जाता है कि वह व्यक्ति गरीब है, ठीक है, यानी वह पॉवर्टी लाइन से नीचे जीवन यापन कर रहा है, तब उसको जाकर गरीब माना जाता है। तो ये 5 ऑप्शन जो यहाँ पर दे रहे हैं वो आपके सही हो जाएंगे, ठीक है। अगला कह रहा है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस वर्ग समुदाय का लोकसभा की सीटों के संदर्भ में आरक्षण का प्रावधान नहीं है। ध्यान समझिएगा, आरक्षण का प्रावधान किनका नहीं है ये पूछ रहा है। तो अनुसूचित जाति का तो है, ठीक है, अनुसूचित जाति को तो एससी बोलते हैं, और अनुसूचित जनजाति का भी है, एसटी का भी है, और आंग्ल भारतीय समुदाय के लोग अगर नहीं होंगे यहाँ पर तो याद रखिए राष्ट्रपति तो उठा के लोकसभा में मनोनीत कर देता 2 लोगों को अपनी तरफ से। और अल्पसंख्यक वर्ग दोस्तों यहाँ पर नहीं है, याद रखिए अल्पसंख्यक वर्ग का कोई भी आरक्षण सीटों में नहीं है, बाकी सबका है, ठीक है, क्योंकि बाकी सब लोग आ भी जाते हैं, चाहे वो जनरल कैटेगरी में आएंगे, चाहे वो ओबीसी कैटेगरी में आएंगे, चाहे वो एससी कैटेगरी में आएंगे, चाहे वो एसटी कैटेगरी में आएंगे, और चाहे वो आंग्ल भारतीय वाले हो गए, ठीक है, तो ये हो गए, तो ये सब कैटेगरी तो इनसे फिल हो जाती है। तो यहाँ पर अल्पसंख्यक की बात ही नहीं आती, ठीक है, तो अल्पसंख्यक यहाँ पर नहीं होता है, ठीक है, इसको याद रखिएगा आप, थोड़ा टिपिकल ये भी क्वेश्चन है। आगे कह रहा है निम्नलिखित कथनों में से गलत कथन का चुनाव करिए। जो गलत कथन है उसको आपको बताना है। पहला दे रहा है कि राज्यों के गठन या प्रवेश संबंधी संशोधन के लिए विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है, ठीक है। तो दोस्तों आप हमेशा याद रखें, मैं हमेशा से आपको पढ़ाया हूं कि कोई भी राज्य का गठन किया जाना है या प्रवेश कराना है और उसके लिए जो संशोधन होता है तो उसके लिए विशेष बहुमत की आवश्यकता नहीं, साधारण बहुमत से काम किया जा सकता है। तो पहले तो ये गलत है। दूसरा कह रहा है कि नागरिकता की प्राप्ति एवं समाप्ति के लिए संशोधन बहुमत से होता है, ठीक है।
हाँ, देखिए अगर नागरिकता के कानून में अगर आपको परिवर्तन करना है तो बहुमत उसके लिए लेना पड़ेगा, आना पड़ेगा। तीसरा कह रहा है संसद सदस्यों के वेतन एवं भत्ते संबंधित संशोधन साधारण बहुमत से, हाँ इनका अपना बात होता है ना, अपने पैसे वाली बात होती है, साधारण बहुमत भी चलेगा, ठीक है। अगला कह रहा है निर्वाचन क्षेत्रों में पुनर्निर्धारण से संबंधित संशोधन साधारण, ये भी सही है। तो यानी पहला वाला ऑप्शन यहाँ पे गलत हो जाएगा, याद रखिए विशेष बहुमत नहीं, उसके लिए भी साधारण बहुमत की जरूरत पड़ती है। आगे कह रहा है निम्नलिखित में से एक चीज याद रखिएगा दोस्तों, किसी तरह का एडवर्टीजमेंट आता है तो उसको आप पूरा देखिए, प्लस वीडियो को आप लोग शेयर नहीं करते। मैं बार बार आपसे कहता हूँ प्लीज़ दोस्तों वीडियो को शेयर करिए और कोशिश करिए कि ज़्यादा से ज़्यादा टाइम तक आप वीडियो को ऑनलाइन देख पाए। मुझे पता है ज़्यादातर लोग डाउनलोड करके देखते हैं, बट निवेदन आपके डाउनलोड करने से मेरा नुकसान होता है। प्लीज़ दोस्तों थोड़ी सी भी अगर मानवता आपके अंदर है तो प्लीज़ मेरे बारे में इतना ज़रूर सोचिए, ठीक है। चलिए कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी भाषा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित नहीं है, ठीक है। तो कुल मिलाकर के 22 भाषाएं यहाँ पर है और उसमें से कौन सी नहीं है, तो गुजराती, कश्मीरी, राजस्थानी, डोंगरी। याद रखिए राजस्थानी भाषा अभी सम्मिलित नहीं है, ठीक है। राजस्थानी भाषा यहाँ पर सम्मिलित नहीं है, ठीक है। एक्चुअली में इस तरह की कोई भाषा नहीं होती है, हालांकि वहाँ बहुत सारी जनजातियाँ हैं, सबकी अपनी अपनी भाषा अलग अलग है। जैसे उत्तर प्रदेशी कोई भाषा थोड़ी होती है, बिहारी कोई भाषा थोड़ी होती है, ठीक है। तो ऐसे थोड़े राज्य के नाम पर, हाँ पंजाबी होती है, मराठी होती है, ठीक है, ये होता है, तमिल भाषा होती है, मलयालम भाषा होता है, इस तरह से होता है, लेकिन राजस्थानी नहीं है, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा, ये हमारे 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है। इसी के साथ दोस्तों टॉप 25 क्वेश्चन का सीरीज समाप्त होता है। उम्मीद करता हूँ आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा होगा दोस्तों तो प्लीज़ वीडियो को शेयर करिएगा। जो लोग नए हैं उनके लिए कहना चाहूँगा यहाँ सभी विषयों की डिटेल में क्लासेस दी जाती हैं और आप आइए ज्वाइन करिए। इस तरह के कुल 3 सीरीज दोस्तों हम लोग चलाते हैं। एक तो करंट अफेयर की सीरीज चलती है जो टॉप 10 क्वेश्चन की होती है और इसके लिए हम लोग पीडीएफ भी देते हैं, और दूसरा दोस्तों है जीएस टेस्ट के लिए, जो इस पर हम लोग अभी भी बात की हैं टॉप 25 क्वेश्चन पे, ये जीएस मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और तीसरा होता है दोस्तों साइंस की टेस्ट सीरीज भी हम लोग चलाते हैं जिसमें 30 क्वेश्चन रहते हैं, 10 फिजिक्स, 10 केमिस्ट्री, 10 बायोलॉजी से, ताकि आपका हर एक सब्जेक्ट पे जो पकड़ हो एकदम मजबूती से बना रहे, ठीक है। तो अगर आप रेगुलर ज्वाइन रहेंगे तो आपको निश्चित रूप से फायदा मिलेगा, और नहीं ज्वाइन रहेंगे तो अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारने का काम करें। देखिए गर्मी ज़्यादा पड़ रही है, लेकिन अगर आपको अपना एम नहीं दिख रहा है, ठीक है, और आपको अपनी मंजिल नहीं दिख रही, आप इस गर्मी में अपने मंजिल को भूल रहे हैं, तो याद रखिए आप अपनी मंजिल से दूर जा रहे हैं, ठीक है। और आपको दूर नहीं जाना। कितना आसान काम है कि अगर आप इतने धूप में घर से बाहर नहीं निकल सकते हैं, ठीक है, लेजी मन है, तो कम से कम आप मोबाइल को स्टार्ट करके लैपटॉप में, पीसी में, जहाँ भी उचित हो, ठीक है, जिसके पास जो भी हो, तो वहाँ से वो चीज़ के माध्यम से वीडियोज़ को आप लोग बैठ के देख सकते हैं। हाँ सही, अगर यहाँ नहीं अच्छा लगता तो भी कोई बात नहीं, आप किसी अदर चैनल पे ज्वाइन करके कम से कम समय को क्यों पढ़ें, ठीक है। हाँ आपको समझ में आता है, हम तो अपने हिसाब से 100% देने का प्रयास करते हैं कि आपके लिए अधिक से अधिक लाभ कैसे हो सके। इसमें मैं अपना लाभ कम सोचता हूँ, आपका लाभ कैसे होगा उसके बारे में ज़्यादा मैं प्रयास करता हूँ, और हमेशा यही सोचता हूँ कि कैसे आपको अधिक से अधिक जो है हेल्प दी जा सकती है, कैसे आपकी मदद की जा सकती है, ताकि आप बढ़िया से प्रिपरेशन कर सको, बढ़िया से तैयारी कर सको, ठीक है। तो ये आप सबके लिए हो रहा है काम, आप करिए, ठीक है। चलिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच।